साथियों, अभी कुछ दिन पहले ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो रिजर्वेशन की 50% की क्राइटेरिया बालाजी केस में या इंदिरा सहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई थी, उस 50% की क्राइटेरिया को खत्म करते हुए जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है उसको मान्यता देने का काम किया। वैसे संविधान में संविधान निर्माताओं ने जो आरक्षण की व्यवस्था किया है, वो आरक्षण की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने इकोनॉमिक आधार पर नहीं किया है, बल्कि सामाजिक आधार पर जिनके साथ बहुत बड़े पैमाने पर हजारों सालों से भेदभाव हो रहा था, हजारों सालों से जिन लोगों को दबा करके रखा गया, जिन लोगों को अधिकार वंचित करके रखा गया, जिनको अवसर की समानता नहीं दी गई, ऐसे लोगों को अवसर प्रदान करके मुख्य धारा में लाने के लिए, ऐसे लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व शासन और प्रशासन में हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने पिछड़े वर्गों को, एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन देने की व्यवस्था भारतीय संविधान में किया। लेकिन बहुत ही गलत बात यह है कि देश की आजादी के 75 साल में जिनको हजारों साल से दबा करके रखा गया, जिनको हजारों साल से अधिकार वंचित रखा गया और जिन लोगों को अवसर नहीं मिला आगे बढ़ने का, उनके अवसर को रोक करके रखा गया, ऐसे लोगों के साथ न्याय के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था संविधान में संविधान निर्माताओं के द्वारा की गई, उस रिजर्वेशन पर अभी तक ठीक प्रकार से अमल नहीं हुआ और अमल ना होने की वजह से देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों का कोटा पूरी तरीके से रिजर्वेशन का भरा नहीं गया और बहुत बड़े पैमाने पर बैकलॉग है। इसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब के लोगों का भी रिजर्वेशन ठीक प्रकार से फॉलो नहीं किया गया। एक लंबी लड़ाई के बाद 16 नवंबर 1992 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पिछड़े वर्ग के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को 27% रिजर्वेशन मिला। मगर जो 27% रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग के लोगों को मिला, उस पर आज तक ठीक से अमल नहीं किया गया, बल्कि उसे लागू करने का काम कम, उसको निष्प्रभावी करने के काम पर सरकारों ने ज्यादा काम किया। और इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही हो गई, जब ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने के साथ साथ उनमें क्रीमी लेयर भी लगा दिया गया। तो इसके आधार पर जो ओबीसी सक्षम थे वो अपने आप ही रिजर्वेशन से बाहर हो गए और जो सक्षम नहीं थे वो भी अपने आप बाहर हो गए और इसकी वजह से ओबीसी के रिजर्वेशन का कोटा आज तक फुलफिल नहीं हुआ। तो एक तो बड़े पैमाने पर रिजर्वेशन को लागू करने में, जब से रिजर्वेशन की व्यवस्था बैकवर्ड क्लासेज के लिए, खासतौर से एससी, एसटी, ओबीसी के लिए संविधान में दी गई है, तब से लगातार वही लोग रिजर्वेशन को फॉलो कर, रिजर्वेशन को लागू करने वाले रहे, जिन्होंने हजारों साल से दबा करके रखा था इन लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को, जिन्होंने अवसर नहीं दिया था। उन्हीं के हाथ में इनके साथ न्याय करने के लिए इनका रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करने की व्यवस्था आई और इसलिए देश की आजादी के 75 साल से ज्यादा होने के बावजूद भी आज तक एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। अगर एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से हुआ होता तो कम से कम 50% भागीदारी
SC ST OBC के लोगों की प्रशासन में सुनिश्चित हो गई होती, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये आंकड़े भारत सरकार का जो कार्मिक मंत्रालय है उसके आंकड़े ये बता रहे हैं कि 79.2% मतलब लगभग 80% से ज्यादा, 80% के लगभग क्लास 1 क्लास 2 की जो सर्विसेज है उसमें ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। और अभी सरकार ने जो EWS लागू किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता भी दिया, और जो OBC के लिए 50% की क्राइटेरिया थी कि OBC को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, और इसके आधार पर OBC को 27% आरक्षण मिला। मंडल कमीशन को इसी आधार पर 52% मंडल कमीशन ने OBC की संख्या निकाली। 1931 की जनगणना को आधार बना करके मंडल कमीशन ने जो OBC की संख्या थी उसको 52% निकाला कि देश में जो OBC है वो 52% है। मगर जो बालाजी केस में जो 50% की क्राइटेरिया कोर्ट के द्वारा तय की गई थी, उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए मंडल कमीशन को केवल 27% रिजर्वेशन की सिफारिश पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए करना पड़ा, और इसके आधार पर अभी तक OBC को केवल 27% रिजर्वेशन मिल रहा था। लेकिन सरकार के द्वारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जिनका 79.2% रिप्रेजेंटेशन है, उनको 10% और ज्यादा दे दिया गया। संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने दिया, वो जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था दी है। लेकिन जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व पहले से है और पर्याप्त से ज्यादा है, ओवर रिप्रेजेंटेशन जिनका है, 79.2% लगभग 80% का मतलब ओवर रिप्रेजेंटेशन जिनका है, ओवर वालों को और ओवर देने का काम सरकार के द्वारा किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दिया। और संविधान निर्माताओं ने इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं किया, इसके बावजूद भी इकोनॉमिक लेवल पर रिजर्वेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। और जो 8 लाख की क्राइटेरिया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर तय की गई, वो 8 लाख की क्राइटेरिया कब देखी जाएगी? जब फॉर्म अप्लाई किया जाएगा तो उससे 1 साल पहले जो प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर में क्या इनकम है उनके परिवार की, उसके आधार पर उनको EWS की मान्यता दी जाएगी। तो इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला किया जा सकता है, और लोग ऐसा कह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं कि अगर वो सैलरी पाते हैं तो कुछ दिन की छुट्टी ले लेते हैं प्रीवियस ईयर में, जिससे उनका जो सैलरी इनकम है वो 8 लाख से नीचे आ जाए, और 8 लाख से नीचे आने की वजह से फिर वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर रिजर्वेशन के पात्र हो जाते हैं। तो एक तो ये व्यवस्था जो है, क्योंकि रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस देश में जिन लोगों ने समाज व्यवस्था बना करके अपने को ऊपर रखा और बाकी लोगों को नीचे रखा, जिन लोगों ने समाज व्यवस्था बनाकर अपना ही वर्चस्व कायम रखने का काम किया और दूसरे लोगों को अवसर से वंचित रखा, तो जो हजारों साल से दबाए गए लोग थे, हजारों साल से अधिकार वंचित किए गए लोग थे, उनका शासन प्रशासन में पर्याप्त भागीदारी हो, इसके लिए ये रिजर्वेशन की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने दिया था। ये इकोनॉमिक आधार पर नहीं है, मगर इसको इकोनॉमिक आधार पर गलत तरीके से लागू किया जा रहा है, और जिनको ओवर रिप्रेजेंटेशन है उनको और ओवर रिप्रेजेंटेशन देने की व्यवस्था की गई है। और वहीं दूसरी तरफ OBC की संख्या 52% है। ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े भी हैं, मगर OBC को 52% रिजर्वेशन देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, जबकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 50% की क्राइटेरिया को लांघने की बात कह दी है,
और लाभ लिया है, और अब 50% की क्राइटेरिया का कोई मीनिंग नहीं रहा जब उसके ऊपर जाकर के ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता दे दी गई है। तो जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, जब सवर्ण कोटे के लिए, जब उच्च जातियों ब्राह्मण और तत्सम उच्च जातियों के लिए जब 50% की लिमिट नहीं है, तो 52% ओबीसी के लिए 50% की लिमिट क्यों रखी गई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके लिए अब लड़ाई लड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब 50% की लिमिट खत्म हो गई है, तो 52% ओबीसी को भी 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 52% ओबीसी अगर सरकार मानती है कि ओबीसी 52% है, तो 52% रिजर्वेशन सरकार लागू कर दे। और खुद नरेंद्र मोदी जी अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री, तो उनको लागू कर देना चाहिए। और अगर सरकार ये नहीं मानती है कि 52% ओबीसी की जनसंख्या है, तो फिर सरकार को आंकड़े निकालने के लिए कि ओबीसी की संख्या कितनी है, इसके लिए तत्काल प्रभाव से जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करनी चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि देश में ओबीसी की संख्या कितनी है, उनकी क्या स्थिति है, और इसके आधार पर ओबीसी की संख्या के आधार पर ओबीसी को रिजर्वेशन लागू किया जाए संख्या के आधार पर सभी क्षेत्रों में। तो ये लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और इसके लिए या तो सरकार अगर मानती है कि ओबीसी की संख्या 52% है, जैसा मंडल कमीशन ने 1931 की जनगणना को आधार बना करके कहा, अगर सरकार ये मानने के लिए राजी है, मानने के लिए तैयार है कि ओबीसी की आबादी 52% है, तो ओबीसी को 52% आरक्षण तत्काल प्रभाव से सरकार लागू करे, क्योंकि अब 50% की लिमिट टूट गई है। और यदि सरकार ये नहीं मानती है, सरकार को संशय है, सरकार को शंका है कि ओबीसी की संख्या 52% है कि नहीं है, तो सरकार जाति आधारित जनगणना तत्काल प्रभाव से शुरू करे और ओबीसी के आंकड़े निकालकर ओबीसी को संख्या के अनुपात में तत्काल प्रभाव से रिजर्वेशन देने का काम करे। इस मांग को लेकर के 29 नवंबर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से भारत बंद का आह्वान किया जाता है। इसके साथ ही साथ तमाम और मुद्दे भी हम लोग अपने भारत बंद में शामिल करें, जिसमें एक बड़ा मुद्दा है ईवीएम से चुनाव में हो रही गड़बड़ियों का। क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि केवल ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराए जा सकते। इसलिए अगर देश में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने हैं, तो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए और इन केस ऑफ डिस्प्यूट पेपर ट्रेल मशीन के जो कागजी मतपत्र हैं उनकी रिकाउंटिंग किया जाए। लेकिन अभी रिकाउंटिंग नहीं हो रही है, बल्कि कुछ बूथों का मिलान हो रहा है, जिसके आधार पर पूरी तरीके से पारदर्शिता है, इस बात को कहा नहीं जा सकता है। और इसकी वजह से घोटाले की या गड़बड़ी की संभावनाएं हो सकती है। तो इसलिए ये भी हम लोग मांग कर रहे हैं, या तो पेपर ट्रेल से जो कागजी मतपत्र निकल रहे हैं उनका 100% डिस्प्यूट की स्थिति में मिलान किया जाए, या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। तो इस मुद्दे को भी हम लोग भारत बंद में शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा अभी बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी एक एक चीज को बेचने में लगे हुए हैं, निजी हाथों में देने में लगे हुए हैं। तो अगर एक एक चीज को बेचने में और निजी हाथों में देने में लगे हुए हैं, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि या तो एक तो निजीकरण पर रोक लगाई जाए, तत्काल प्रभाव से निजीकरण को रोका जाए, बंद किया जाए। और दूसरा, चूंकि निजी क्षेत्र भी सरकारी मदद से चलते हैं, वो भी स्टेट का हिस्सा है, तो जो निजी क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र जो सरकारी मदद से चल रहे हैं, तो उन निजी क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन लागू किया जाए।
इसके लिए भी हम लोग भारत बंद कर रहे हैं, भारत बंद में इस मुद्दे को भी शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों द्वारा लंबे समय से एमएसपी गारंटी की मांग किया जा रहा है, क्योंकि किसान फसल पैदा करता है मगर फसल का मूल्य, अगर किसान के खेत में ज्यादा अच्छी फसल आ गई तो मूल्य कम हो जाता है, और अगर फसल ही पैदा नहीं हुई तो फिर किसान का नुकसान है। अगर फसल ज्यादा पैदा हो गई तो मूल्य कम मिलता है, बिक्री नहीं हो पाती, खरीदारी नहीं हो पाती है, तो इसकी वजह से किसान का नुकसान होता है। तो किसान लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं, और जब किसानों का केंद्र सरकार के साथ समझौता हुआ तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम एमएसपी गारंटी लागू करेंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक एमएसपी गारंटी लागू नहीं किया। तो इसलिए एमएसपी गारंटी लागू किया जाए, इस मांग को लेकर के भी हम लोग 29 नवंबर को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। इसके अलावा एनआरसी, सीए, एनपीआर जो कि देश के नागरिकों के विरोध में, इसका प्रचार आरएसएस, बीजेपी के द्वारा किया जाता है कि ये केवल मुसलमानों के विरोध में है, लेकिन आसाम का उदाहरण हम लोगों के सामने है। 19 लाख लोग एनआरसी के शिकार बने थे और उसमें 14 लाख लोग गैर मुसलमान थे, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग थे। तो इसके आधार पर इस बात को साबित किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि ये जो साजिश है, देश में तमाम बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज के लोगों को उनकी नागरिकता से वंचित करने का षड्यंत्र है एनआरसी, सीए, एनपीआर। इसलिए इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, और इसके विरोध में भी 29 नवंबर को हम लोग भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। अपने भारत बंद में इस मुद्दे को भी शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है, जो कि आदिवासियों के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी है, क्योंकि संविधान में आदिवासियों को जहां वो रहते हैं वहां जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार संविधान निर्माताओं ने दिया है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने जो आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन पर अधिकार दिया है, जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी सरकारें हैं वो उससे वंचित कर रही है, और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, कहीं डेवलपमेंट के नाम पर वो आदिवासियों को विस्थापित करने का काम कर रही है। इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, और इस मुद्दे को भी हम अपने भारत बंद में 29 नवंबर को शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए थे, उसी प्रकार से मजदूरों के खिलाफ भी कानून बनाए गए, और मजदूरों के खिलाफ कानून बनाए गए तो इससे एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि काम के घंटे बढ़ रहे हैं, और कई प्रकार से जो मजदूरों की सुविधाएं थी वो सुविधाएं खत्म की जा रही है। तो इसलिए जो मजदूरों के खिलाफ कानून बने हैं उनको वापस लिया जाए, इस मुद्दे को भी हम लोग अपने भारत बंद में जो 29 नवंबर को होने जा रहा है उसमें शामिल कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए, क्योंकि देश में जो एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें उसके साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। इसका कारण यह है कि देश में रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट नहीं है। जो अधिकारी, जैसे अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश में था, ऐसे देश भर में ऐसे मामले हैं जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी के रिजर्वेशन के साथ बहुत बड़े पैमाने पर खिलवाड़ हो रहा है, और ओबीसी रिजर्वेशन के साथ तो खिलवाड़ ही खिलवाड़ हो रहा है। तो इस पर अगर रोक लगानी है तो इसके लिए कानून बनाना जरूरी है, और जो अधिकारी खिलवाड़ करते हैं, जो सरकार खिलवाड़ करती है, जो लोग खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ में सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसा रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाने की जरूरत है। तो इसके लिए भी हम 29 नवंबर को भारत बंद घोषित कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, शेड्यूल कास्ट के छात्र हैं, शेड्यूल ट्राइब के छात्र हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप आती थी उस स्कॉलरशिप को रोक दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है। तो जो ये स्कॉलरशिप को रोका गया है, इस मुद्दे को भी हम लोग अपने भारत बंद में शामिल कर रहे हैं, और 29 नवंबर का जो भारत बंद होगा उसमें एससी, एसटी, ओबीसी की जो स्कॉलरशिप रोकी गई है उसको तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए, ये मुद्दा भी हम लोग ले रहे हैं। इसी के साथ साथ कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का, क्योंकि गवर्नमेंट ने न्यू पेंशन स्कीम के नाम पर केवल कर्मचारियों को झुंझुना पकड़ा दिया, और जो
बुढ़ापे की लाठी थी। अगर इस देश में कोई एमपी होता है, एमएलए होता है, एक बार होता है, उसको जीवन भर पेंशन की व्यवस्था है, जबकि वो कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जो कर्मचारी है वो अपनी उम्र की 60 साल तक देश की सेवा करता है, तो जो देश की सेवा अपनी उम्र की 60 साल तक करता है तो उसको बुढ़ापे में जो सहारा है, जो बुढ़ापे की लाठी है पेंशन, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर उस पेंशन स्कीम को अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में समाप्त किया गया और तब से लेकर के आज तक वो पेंशन स्कीम को खत्म किया गया है और एनपीएस के नाम पर, न्यू पेंशन स्कीम के नाम पर केवल कर्मचारियों को झुंझुना पकड़ाने का काम किया गया है, जो कि कर्मचारियों के साथ अन्याय है। तो इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए और इस मुद्दे को भी हम 29 नवंबर के भारत बंद में शामिल कर रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, सभी जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, जिनके साथ पहले भी अन्याय अत्याचार हुआ है, हजारों साल से हो रहा है, और आज भी जब संविधान में उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई ताकि उनको मुख्यधारा से लाया जाए, में जोड़ा जाए, तो इसके बावजूद भी जो शासक वर्ग है, चूंकि वो वही लोग हैं जो हजारों साल से भेदभाव किए थे, तो वो लोग अभी भी उनको समाज और देश की मुख्यधारा में लाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है और इकट्ठा होकर, एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। तो इसलिए ये जो तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम लोगों को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अभी ओबीसी के लिए एक तो बहुत बड़ी लड़ाई ये है कि जब 50% की क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब जिनका प्रतिनिधित्व 79.2%, लगभग 80% है, उनके लिए ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया नहीं है, उनको ओवर रिप्रेजेंटेशन पहले से ही है और ओवर से ओवर भी उनको दिया जा रहा है। तो एक तो उनको ओवर से ओवर दिया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारी जो संख्या है उस संख्या के अनुपात में भी हमको नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए अभी तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को इस लड़ाई में मजबूती से आने की जरूरत है, ताकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके कानों तक ये आवाज जा सके। लोकतंत्र में हमारी आबादी ज्यादा है, पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, अगर इनको एक साथ इकट्ठा किया जाए तो ये आबादी 85 से 90% होती है। तो अगर 85 से 90% लोकतंत्र में लोग लामबंद होते हैं अपने हक अधिकारों को लेकर, तो देश और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें हमारे हक अधिकारों से रोक सके। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की लगातार ये कोशिश है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सजग किया जाए, जगाया जाए, जागृत किया जाए, जागृत करके संगठित किया जाए और संगठित करके सड़कों पर उतरा जाए, ताकि इस देश में न्याय स्थापित किया जा सके और जो अन्याय का, जो जुल्म ज्यादती का, अन्याय अत्याचार का जो निजाम है, इसको समाप्त किया जा सके। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर 29 नवंबर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारत बंद का आह्वान करता है। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए 29 नवंबर को हम लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, इसमें जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शुभचिंतक हैं, इसके अलावा देश भर में तमाम पिछड़े वर्ग के संगठन चलाने वाले लोग, इसके अलावा देश भर में पिछड़े वर्ग के अधिकारी, कर्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, युवा हैं, महिला हैं और तमाम प्रकार का जो काम करने वाले पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन सभी को इस आंदोलन में शामिल होना होगा। इसके साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, चूंकि इस देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको अधिकार वंचित किया गया है, तो उन तमाम बहुसंख्यकों को एकजुट होकर के इस भारत बंद में पूरी ताकत के साथ शामिल होना होगा। और जो भी काम हम लोग करते हैं 29 नवंबर को हम लोगों को उस काम से विरत रहना होगा। अगर हम दुकान चलाते हैं, प्रतिष्ठान चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो हमें 29 नवंबर को लोगों को ये कहना होगा कि 29 नवंबर को हमारे अधिकार के लिए भारत बंद का आह्वान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से किया गया है। इसलिए आज हम अपने काम को बंद रखेंगे। अगर हम ऑफिस जाते हैं तो 29 नवंबर को छुट्टी लेना चाहिए। अगर हमारे लोग कंपनियों में नौकरी करते हैं या मजदूरी करते हैं तो 29 नवंबर को छुट्टी लेना चाहिए।
तो 29 नवंबर को बंद है तो बंद रखना चाहिए। और अगर हम 29 नवंबर को बंद रखते हैं और बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरकर भी आंदोलन और प्रदर्शन शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में रहकर करना चाहिए। अगर हम बहुत सारे लोग, तमाम संगठन के लोग और सभी लोगों को मिलजुल करके इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए और इतना बड़ा भारत बंद 29 नवंबर का होना चाहिए ताकि जो देश में सरकार चलाने वाले लोग हैं उनको ये पता चल जाए कि अब इनके हक अधिकारों को रोककर नहीं रखा जा सकता है, अब इनको इनके हक अधिकार देना पड़ेगा। वहां तक ये आवाज पहुंचाने के लिए पूरी ताकत के साथ आप सभी लोगों को भारत बंद में शामिल होना होगा और भारत बंद को कामयाब करना होगा, भारत बंद को सफल करना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आप सभी लोगों से आह्वान कर रहा है। बड़े पैमाने पर भारत बंद की पब्लिसिटी आप सभी लोगों को करनी होगी, स्टिकर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से, अखबारों में खबर लगा करके और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से। जिस प्रकार से आप लोग पब्लिसिटी कर सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी होगी तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों तक मैसेज जाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर मैसेज जाएगा तो बहुत बड़े पैमाने पर यह भारत बंद कामयाब हो जाएगा। चूंकि